नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। देखिए, बजट जब प्रस्तुत होता है हर साल, तो बजट जिस दिन प्रस्तुत होना होता है पार्लियामेंट में, बजट से एक दिन पहले जो है इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है पार्लियामेंट में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत होने जा रहा है, तो उससे पहले यानी 31 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे 2021 ले डाउन कर दिया गया है, क्योंकि आप लोग को पता है बजट सेशन शुरू हो गया है इसी के साथ। और इकोनॉमिक सर्वे पहले राष्ट्रपति का ज्वाइंट सेशन हुआ, और ज्वाइंट सेशन होने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे रखा गया बजट संसद के पटल पे। और इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये देख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीन है। ये है संजीव सान्याल, जो कि भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार। और ये हैं VR नागेश्वरन, जो कि भारत के प्रिंसिपल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, यानी प्रधान मुख्य आर्थिक सलाहकार। इन्हीं दोनों के द्वारा मुख्यतः होता है, बनाया जाता है। तो ये दोनों सिर्फ दो लोग ही नहीं बनाते हैं, इनके साथ जो वित्त मंत्रालय की इकोनॉमिक विंग है उसके द्वारा ये आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इसको आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया गया। तो जान लेते हैं पहले कि ये आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। तो इसके बारे में, ये किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, यानी बजट जो हमारा संविधान है उस संविधान में कहीं भी इस आर्थिक सर्वेक्षण की चर्चा नहीं है। लेकिन ये प्रथा चलते आ रहा है शुरू से ही, जब से भारत रिपब्लिक बना, और उसी समय से ये जो है चलते आ रहा है कि बजट जब प्रस्तुत होगा उससे एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा। यानी संविधान में इसका किसी तरह का चर्चा नहीं है। प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट अहेड ऑफ यूनियन बजट, जैसा कि हम लोग अभी भी इससे पहले देखें। प्रिपेयर्ड अंडर गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, CEA जिसको बोलते हैं, CEA चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो कि अभी है संजीव सान्याल। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट एक होता है। इसको बनाने के लिए जितने भी भारत सरकार के डिपार्टमेंट हैं उन सारे डिपार्टमेंट से इनपुट लिया जाता है। वो पूरे साल के दौरान क्या किए और आगे उनका क्या प्लान है, उन सारे चीज़ों के बारे में ब्यौरा लिया जाता है, और उसके बाद ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण का बनाया जाता है। इसमें सेक्टर वाइज डिटेल इंफॉर्मेशन होता है। जैसे कोई भी इकोनॉमी होता है तो उस इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर होते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है, टर्शियरी सेक्टर जिसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो जितने भी सेक्टर्स हैं और उस सेक्टर्स में जो संबंधित क्षेत्र हैं, संबंधित डिपार्टमेंट हैं, उन सबों से इनपुट लेने के बाद ये आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये क्या आप आर्थिक सर्वेक्षण से सरकार क्या दिखाना चाहती है, तो ऑफर्स ग्लिम्स इनटू करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी, यानी जो देश का वर्तमान में आर्थिक परिस्थिति क्या है, आप इस इकोनॉमिक सर्वे से आप पता कर सकते हैं। देखिए, बजट और इसमें बेसिक डिफरेंस यही है। बजट जो है आने वाले सालों में सरकार क्या क्या परियोजनाएं लाने वाली है उसके बारे में चर्चा करती है। आने वाले सालों में सरकार कितना खर्च करेगी परियोजनाओं पे उसकी चर्चा करती है। आने वाले सालों में सरकार को कहां से इनकम होगा उसकी चर्चा करती है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे आने वाले जो साल है, जो फोर्थ कमिंग फाइनेंशियल ईयर, उसके बारे में तो बताती है, साथ ही साथ पिछले साल इकोनॉमी कैसा परफॉर्म किया, यानी किस तरह का बेहतर प्रदर्शन किया जो है अर्थव्यवस्था, उसके बारे में भी एक मोटा मोटी जो है अनुमान आपको देता है करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट विच इम्पैक्ट्स लाइफ, यानी पिछले साल के दौरान, यानी अभी के मामले में अगर देखें तो 2021-22 के दौरान सरकार की कौन कौन सी वैसी योजनाएं हैं जिससे कि लोगों के जीवन में इम्पैक्ट पड़ा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे सरकार की वैक्सीन पॉलिसी, उसके यहाँ पे चर्चा होगा। सरकार का जो आत्मनिर्भर योजना है, उसके अलावा सरकार का गरीब कल्याण योजना जिसमें एक्स्ट्रा ग्रेन उपलब्ध कराया गया गरीबों को, उसकी चर्चा की जाती है।
तो इस तरह की जो है सारी डिस्कशन यहाँ पे आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा। उसके अलावा रिकमेंड करती है कि सरकार को कि आप आगे किस तरह की पॉलिसी बनाएं, उसके लिए रिकमेंडेशन देती है, यानी अनुमोदन करती है। हालांकि ये रिकमेंडेशन सरकार पे बाइंडिंग नहीं होता है, सरकार इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। ये एक तरह से जो होता है ना, एडवाइजरी होता है, यानी सलाहकारी होता है। लेकिन चूंकि इसको बनाने वाले सरकार के अंदर ही लोग होते हैं और वही लोग होते हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं, तो इसको माना जाता है कि आगे आने वाले समयों में, सालों में सरकार इसी तरह की पॉलिसी बनाएगी, इसी तरह की नियमावली बनाएगी। फोरकास्ट्स अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ विथ रीजन्स, आगे जो फोर्थ कमिंग फाइनेंशियल ईयर है, जो वित्तीय वर्ष आने वाला है, उसमें सरकार जो अर्थव्यवस्था किस तरह परफॉर्म करेगी उसके बारे में अनुमान भी लगाती है कि जीडीपी कितना बढ़ेगा, कितना का अनुमान लगाया जा सकता है। जो सरकमस्टांसेस विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, उसको छोड़ करके ये अनुमान लगाया जाता है कि सारी चीज़ें अगर सामान्य हो तो जीडीपी इतना बढ़ेगा। फिर सेक्टर वाइज भी फॉरकास्ट करता है, अनुमान लगाता है कि जो है टूरिज्म सेक्टर इतना से बढ़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर इतना से बढ़ेगा। नेक्स्ट है हिस्ट्री के बारे में, यानी जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसके इतिहास के बारे में देख लीजिए, कब से प्रस्तुत किया जा रहा है, क्या क्या चेंजिंग उस दौरान इसमें हुआ है। तो ये पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। कल हम लोग बजट के बारे में पढ़े थे, तो हर बार ये इकोनॉमिक सर्वे बजट से पहले ही प्रस्तुत ले डाउन किया जाता है पार्लियामेंट में। अनटिल 1964 इट वाज प्रेजेंटेड एलोंग विथ द यूनियन बजट। इसको जरूर से जरूर याद रखिए, 1964 तक, यानी जब तक जो है हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उस साल तक जिस दिन बजट प्रस्तुत किया जाता था उसी दिन, उससे पहले, हालांकि इसको पहले ही प्रस्तुत किया जाता था लेकिन उसी दिन प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1965 से इसको बजट से अलग कर दिया गया, बजट से सेपरेट कर दिया गया। बट लेटर इट वाज डिसजॉइंड फ्रॉम द यूनियन बजट टू गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बजट प्रपोजल्स, यानी ताकि लोगों को एक बेहतर समझ मिले, इसीलिए और टाइम मिले। अब जब बजट और सर्वे दोनों एक साथ प्रस्तुत होता था तो जनरली लोग क्या होता है, बजट के बारे में चर्चा करते हैं और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। और चूंकि इकोनॉमिक सर्वे में जो टेक्निकल टर्म ज़्यादा होते हैं तो इसलिए इसको ऐसे भी लोग जो है अवॉइड करते हैं। अनटिल 2018 ये आम पहुंच से बाहर थी, लोग मतलब सिर्फ जो है इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी रहता था जो कि जो सामान्य लोग उसको ज़्यादा कुछ खास समझ नहीं पाते थे। लेकिन एक भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हुए अरविंद सुब्रमण्यम रिवैम्प्ड द होल डॉक्यूमेंट बाय मेकिंग इट मोर इंटरेस्टिंग विथ कोट्स एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये पीपीटी प्रेजेंटेशन के द्वारा पहली बार ये प्रस्तुत किया गया था 2018 में, और इसमें जो है इसको प्रस्तुत करने का जो प्रेजेंटेशन है उसको चेंज कर दिया गया और इसको इंटरेस्टिंग बना दिया गया, जिस कारण से इसकी चर्चा जो है ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन आज ही सरकार के द्वारा प्रस्तुत की गई इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, निर्मला सीतारमन जो कि अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं और भारत की पहली वित्त मंत्री हैं, पूर्णकालिक वित्त मंत्री। नेक्स्ट है बजट, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रू बाई 13.5%। भारत सरकार जो पूंजीगत खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो पूंजीगत खर्चा 13.5% से बढ़ा है। कौन? फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, ये बात कर रहे हैं किसमें? 2021-22 में। जो पिछला साल खर्च किया था उससे 13.5% खर्च ज़्यादा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी इकोनॉमी में अगर बढ़ रहा है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है और उसको अच्छा माना जाता है, इसलिए क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने में लोगों
में रोजगार उपलब्ध ज़्यादा मुहैया होता है और इस तरह से इकोनॉमी में कैपिटल भी इन्फ्यूज होता है, इकोनॉमी में पैसा आता है और पैसा आने से डिमांड बढ़ता है। तो एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, मुख्यतः एक रिवेन्यू और एक कैपिटल। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है एज ए इकोनॉमी। जितने भी विश्व के जितने भी जो विकसित अर्थव्यवस्था है वहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। इकोनॉमिक सर्वे हैज ऑल्सो वार्नड इंडिया टू बी वेरी वेरी ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इन जनरल एंड WPI इन पार्टिकुलर। इन्फ्लेशन को देखिए सामान्य भाषा में कहते हैं महंगाई। तो महंगाई कोई भी सरकार जब शासन में रहती है तो सबसे ज़्यादा अगर किसी से डरती है तो महंगाई से डरती है, और ये हर संभव प्रयास होता है सरकार का कि महंगाई कंट्रोल में हो। और ये इन्फ्लेशन का जो टारगेट दिया जाता है 4% और ±2, ये RBI का मैंडेट है कि आप महंगाई को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। यानी 6% से 2% से 6% तक मैक्सिमम अगर इन्फ्लेशन है। और ये इन्फ्लेशन बोले तो किस पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो सरकार को जो है ये वार्न कर रही है। अब यहाँ पे एक टर्म है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब होता है जो महंगाई का कारण हो इंटरनल कारण नहीं हो, यानी इकोनॉमी के अंदर कारण नहीं हो, अगर वो बाह्य कारण हो। जैसे मान लीजिए अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम बढ़ जाता है तो उस वजह से भारत में भी जो भी इंपोर्टेड ऑयल होते हैं उसका दाम बढ़ जाएगा। अब तेल एक ऐसा चीज है, ये पेट्रोलियम ऐसा एक प्रोडक्ट है कि अगर उसके दाम में वृद्धि होती है तो इकोनॉमी का जितना भी सेक्टर है कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है, तो सारा इकोनॉमी का सारा सेक्टर प्रभावित होता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं इंपोर्टेड इकोनॉमी, क्योंकि इसका जो कारण होता है आउट ऑफ द इकोनॉमी होता है, जो अर्थव्यवस्था है उससे बाहर से होता है। और सरकार को खास करके WPI पे जोर देने के लिए कह रहा है, क्योंकि इसका जो नवंबर का डाटा अभी तक जो आया है उसमें बताया गया था कि 14.5 14.5% होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जो थोक मूल्य सूचकांक होता है। सरकार को ये एक तरह से समझे रिकमेंड कर रही है कि आप जो है इस पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। देखिए भारत में जो किसान है ना, अगर कुछ पंजाब का इलाका और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को छोड़ दें तो जनरली भारत में जो किसान है छोटे किसान है, छोटे और मध्यम वर्ग के किसान हैं, तो उनको उस तरह का टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वो अपना प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को बढ़ा सकें, और जो प्रोडक्टिविटी है जो फसल उपजाते हैं उसमें डाइवर्सिटी भी ला सकें, उसमें विविधता भी ला सकें। नेक्स्ट है इसमें जो सरकार की जो कमिटमेंट है 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन, उस पर भी जोर दिया गया है। और ये सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है उसका सराहना भी किया है कि ये अगर इस पेस से इस रफ्तार से चलते रहे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 2070 तक हम जो है नेट जीरो कार्बन इमिशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट है इंडिया नाउ हैज 636 बिलियन डॉलर ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व कहने का मतलब होता है विदेशी मुद्रा भंडार, यानी भारत के पास अभी 636 बिलियन डॉलर है। और ये मात्र जो है चाइना के बाद सबसे ज़्यादा अगर मुद्रा भंडार किसी के पास है तो वो भारत के पास ही है। और इससे 13.2 मंथ का इंपोर्ट सरकार कर सकती है। इतना हो गया, अगर इतना 636 बिलियन डॉलर से कितना लगभग 13.5 महीने का इंपोर्ट कर सकते हैं अगर पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए पूरी अर्थव्यवस्था। तब भी देखिए एक समय भारत में जब आया था 1991-92 में, जब भारत के पास मुद्रा भंडार खत्म हो गया था, भारत सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ गया था। उसी के बाद से भारत की इकोनॉमी को IMF के प्रेशर में ओपन करना पड़ा। और अभी का सिचुएशन देखिए 7 की इतना ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास है। तो इसको जो है एक तरह से कह सकते हैं कि एक सकारात्मक पहलू है सरकार का। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए तो 2 कंट्री है, श्रीलंका और एक पाकिस्तान। इस दोनों के पास अभी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया है, उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार ड्रेन आउट हो गया है, खत्म हो गया है। दोनों त्राहिमाम कर रहा है जा करके IMF के पास।
IMF बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे जो है इकोनॉमिक सर्वे में जोर दिया गया है, खास करके वाइल्ड सीड जो तिलहन फसल है उस पे, और पल्स दाल, उसके बाद हॉर्टिकल्चर। देखिए भारत को कृषि और शुरुआत से लेकर के अभी तक कृषि प्रधान देश ही है, लेकिन ये दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि यहाँ भारत में जितने लोग कंज्यूम करते हैं, जितने लोग उपभोग करते हैं, उतना तेल भी उत्पादित हम लोग नहीं कर पाते हैं, और तेल का हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि बहुत कह सकते हैं कि ये जो बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये दाल हम लोग उतना उत्पादित नहीं कर सकते हैं, हमको खाने के लिए दाल दूसरे कंट्री से लाना पड़ता है। और किसी चीज का जब आप इंपोर्ट करते हैं ना, तो उससे इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ता है। तो भारत का जो यही देखे अभी फॉरेन रिजर्व, ये रिजर्व एक घटता है जब किसी चीज को इंपोर्ट करते हैं किसी और अर्थव्यवस्था से, तो घटता है, और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो ये रिजर्व बढ़ता है। तो जोर दिया जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे में कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, और इस सेक्टर में सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए फार्मर्स को, और प्रोत्साहित करना चाहिए। Growth for financial year 2020-23 to be supported by widespread vaccine coverage, gain from supply। देखिए अब जो है ना, वैक्सीन कवरेज को एक सिर्फ हेल्थ इशू नहीं मान करके एक ये जो है एक इकोनॉमिक इंडिकेटर के रूप में इसको कंसीडर कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन जितने ज़्यादा लोगों को लगेगा, लॉकडाउन उतना ही कम लगेगा, और लॉकडाउन नहीं लगने से इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। भारत में जो पैंडेमिक का सबसे ज्यादा असर हुआ वो सप्लाई साइड पे हुआ, क्योंकि कंजम्पशन में कमी नहीं आया, सप्लाई साइड ही ड्रॉप कर गया, जिस कारण से भारत की अर्थव्यवस्था पे ज्यादा असर हुआ, क्योंकि घर में बैठे बैठे लोग तो खाना ज्यादा और खाएं, कंजम्पशन और ज्यादा बढ़ा, उपभोग ज्यादा किए। नेक्स्ट है कि कुछ जो फैक्ट्स इकोनॉमिक सर्वे में प्रस्तुत किया गया है आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, औद्योगिक क्षेत्र है, 11.2% से बढ़ेगा कब? फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। कंजम्पशन जो है यानी उपभोग जो है, ये बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ 7% इन 21-22। देखिए ये लॉकडाउन का इफेक्ट यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले साल की अपेक्षा, मीन्स 2020-21 की अपेक्षा उपभोग में जो है 7% की वृद्धि हुई है, क्योंकि घर बैठे बैठे लोग खाना ज़्यादा खाए हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन कैपिटल स्पेंडिंग। जैसा कि आप लोग को पता है, सरकार अभी जो है का पॉलिसी है कि कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर को सरकार तरजीह दे रही है, पूंजीगत इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, पूंजीगत खर्च करना चाह रही है, जिसके उससे बहुत सारे क्या होते हैं, फायदे होते हैं इकोनॉमी में जो है। अ, अ, रोजगार उपलब्ध होता है, पैसा जाता है, जिससे डिमांड बढ़ता है, और ये तो साइकिल है, पैसा पहले इकोनॉमी में जाएगा, फिर टैक्स के रूप में सरकार कलेक्ट करती है। नेक्स्ट है कि इसका जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये थ्रू आउट 2023 आपसे पूछा जाएगा कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 2022-23 में ग्रोथ रेट कितना होगा भारत का? तो जीडीपी ग्रोथ रेट तो 8% से 8.5% तक। नेक्स्ट है, दिस कंपेयर्स टू 99.2% ऑफ जीडीपी एक्सपेंशन प्रोजेक्टेड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक्स। एनएसओ जो है, जिसने जो अनुमान लगाया था भारत के लिए 2022-23 के लिए, उससे 9.2% ज्यादा अनुमान लगाया है किसने? तो भारत का जो इकोनॉमिक सर्वेक्षण है फॉर द फॉरगोइंग फाइनेंशियल ईयर। जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट किया था, अगर आपको ध्यान में हो तो याद रखिए, 19-20 में तो 23.5%, और 20-21 में 7.5%, लगभग 7.5%, और एग्जैक्टली 7.3% से कॉन्ट्रैक्ट किया था, जबकि 22-23 में इसका अनुमान है कि 8 से 8.5% इसमें वृद्धि होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है जबरदस्त सरकार को सपोर्ट किया इस पूरे पैंडेमिक महामारी के दौरान, क्योंकि एग्रीकल्चर कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसमें कि ग्रोथ ही हुआ, इसमें कहीं भी निगेटिव ग्रोथ नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ यही एक सेक्टर है जहाँ की ग्रोथ पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा ग्रोथ हुआ,
और 2021-22 के दौरान जो है ये 3.9% के दर से बढ़ा। सर्विस सेक्टर को ऐसा अनुमान लगाया है कि आने वाले साल में 8.2% से ग्रो करेगी। सरकार इकोनॉमिक सर्वे का एक और बढ़िया आउटलुक है, एक और बढ़िया जो अनुमान लगाया है और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में ये है कि स्ट्रॉन्ग सरकार को पास पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप सुने होंगे अगर टेलीविज़न या फिर अखबार में हमेशा आता है कि इस साल एक महीने में इस जो है 1.23 लाख करोड़ जो है सरकार का जीएसटी कलेक्शन हुआ। तो जीएसटी के माध्यम से सरकार जो है बम्पर पैसा जो है जमा कर रही है और उसका जो है सरकार की पॉलिसी पे एक सकारात्मक फायदा दिखने वाला है, क्योंकि सरकार के पास जितना पैसा जमा होगा उतना ही ज्यादा सरकार खर्च करेगी, फिर जितना ज्यादा खर्च करेगी उससे उतना ही टैक्स आएगा। ये जो है सर्किल चलते रहता है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।